हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। बहुत ही कमाल का ये चैप्टर होने वाला है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है आपके बोर्ड के एग्जाम में, साथ ही साथ आपके नीट एंड एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो इस पर्टिकुलर सिंगल चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ सिंगल चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें एमएसटी सीटी की, तो जी हाँ बिल्कुल वहां पर भी आपके 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नीट एग्जाम की, तो आपको पता है नीट क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड की है, जाकर प्लीज देखिए, प्ले लिस्ट में है, ठीक है। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट में एक्चुअल में बच्चों आपको पता है कि नीट एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर है, लेकिन हमारे बोर्ड में इसे एक ही चैप्टर बनाया गया है कंबाइन कर करके। तो अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहां पर रेस्पिरेशन एंड बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, ये 2 चैप्टर है, बट उस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके हमारे बोर्ड में एक सिंगल चैप्टर बनाया गया है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर से, तो जी हाँ बिल्कुल हमारे 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। कहां पर? नीट के एग्जाम में, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, अगर हम बात करें हर एक क्वेश्चन जो होता है नीट में वो 4 मार्क्स का होता है, तो एटलीस्ट 20 to 24 मार्क्स से क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले, ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप जब पढ़ते हो इन सारे फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को खास करके ना, मतलब एक मजा आ जाता है आपको कि मतलब हाँ मैं जा रहा हूँ, और डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, जी हाँ आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये सारी जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई ना, आपको मैं सेंड करूंगा। कहां पर सेंड करूंगा? आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको सर्च करना है प्रदीप्स बायोलॉजी, जो चैनल का हमारे नेम है यूट्यूब चैनल का, प्रदीप्स बायोलॉजी। जैसे ही सर्च करेंगे आप उससे ज्वाइन हो जाएंगे, और वहीं पर मैं सारी चीजें पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। तो जितने भी आप फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो फिर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन हो, इवन आप रिप्रोडक्शन के देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें आप पढ़कर काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लाइक आपका जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हो गया रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। फिर जेनेटिक्स के जो पार्ट हो गए आपके, लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। फिर इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन के तो आपको पता है इस साल कोरोना की वजह से आपके ज्यादातर पार्ट रिड्यूस है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो यही है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम जबरदस्त तरीके से इसको स्टडी करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है सर, आज बड़े जोश में लग रहे हो, है ना? हाँ चलिए आइए बच्चों। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या है, क्या जरूरत है हमें रेस्पिरेशन करने की, है ना? बिना, हम तो इतने लोग, इतने बड़े स्वार्थी होते हैं हम लोग कि बिना जरूरत के सांस भी नहीं लेते। क्यों सांस नहीं लेते? क्योंकि पता है सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो हम सांस लेते हैं। अब जरा समझिएगा, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ना बच्चों, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाती है, मिल जाती है हमारे ब्लड में, और ब्लड क्या करता है, हमारी सभी सेल्स तक पहुंचाता है। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ होगा, आप देखेंगे कैसे, जरा देखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जी हाँ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ की प्रोसेसेस, जितनी भी वो एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लाइक आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सुंदर सा बालक है जो रनिंग कर रहा है, ठीक है। एब्स भी काफी अच्छे खासे डोले सोले भी बना रखे हैं सलमान भाई की तरह, ठीक है। हाँ, तो ये जो दौड़ रहा है ना, तो इसके दौड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत चाहिए, ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसे। मैं जो बोल रहा हूं तो मुझे भी किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। आप सुन रहे हैं तो सुनने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत चाहिए, ठीक है। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जरूरत चाहिए, जरूरत पड़ेगी, तो समझिएगा, थोड़ा सा भावनाओं को समझो, है ना? हाँ चलिए जरा समझिएगा। तो हम अपनी लाइफ में रनिंग करना हो, स्पीकिंग करना हो, ठीक है, या फिर किसी की बात सुननी है, तो हम इन सारी प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए, हमें
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? हमारे सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे, जरा आइए देखते हैं। द एनर्जी दैट इज स्टोर इन द बॉडी in the form of complex organic compound, potential energy is however not usable by the organism unless it is converted into the usable form। जी हाँ बच्चों, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वो अनयूजेबल फॉर्म में है, उसे हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते अपने लिए। तो क्या करना पड़ता है हमें? उस अनयूजेबल एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो भैया आप मुझे एक चीज बताओ, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर पढ़ा था। हाँ सर, याद आ रहा है। उसमें एक चीज आपने पढ़ी थी, जानते हो क्या? आपने पढ़ा था कि एनिमल स्टोर फूड मटेरियल एंड प्लांट स्टोर फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, याद है क्या? हाँ, अब चलिए मैं याद दिलाता हूं। जो एनिमल की बॉडी में स्टोर फूड मटेरियल होता है, ठीक है, यहां पर फोकस करिएगा थोड़ा सा आप, कि एनिमल की बॉडी में, ठीक है, एनिमल की बॉडी में, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी में स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो यहां पर बोल रहा है कि हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? ये एनर्जी स्टोर होती है। किस फॉर्म में स्टोर होगी पहले बताइए? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी। अब इस ग्लाइकोजन को हम क्या करेंगे? यूजेबल फॉर्म में लाएंगे और उससे एनर्जी जनरेट होगी, और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जरा समझिए, आगे देखिए। दिस कन्वर्जन इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जी हाँ, इस नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम किस में? यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत सा यहां पर मैंने लिया है एक डायग्राम। आजा भाई, हाँ ये देखिए, है ना, साकाल, ठीक है, थोड़ा सा भयानक दिख रहा है जरूर, बट एडजस्ट करिएगा, ये जरूरी था ये डायग्राम। तो आपको पता है ना, एक बड़ा बढ़िया सा सीन होता है हमारे साथ जब हम हॉरर मूवी देखते हैं, मजा बहुत आता है लेकिन डरते भी खूब है ना, इंटरेस्ट बना रहता है कि नहीं लास्ट तक होगा क्या, लास्ट तक होगा क्या। तो यहां पर भी देखिए, थोड़ा भयानक तो है लेकिन अगर लास्ट तक आप टिके रहे, मजा बहुत आएगा आपको। कैसे, जरा समझिए। हम देखिए बच्चों, जनरली क्या करते हैं रेस्पिरेशन में? एनवायरमेंट जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन हम ठहरे बहुत बड़े लालची, तो हमें मतलब किस चीज से है? जिससे हमें फायदा होने वाला है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है, और हमारी बॉडी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे हम एक्सहेल करते हैं, आउटसाइड आती है CO2 हमारी बॉडी से। अच्छा सर, ये क्या नया हो गया? कुछ नया नहीं है भैया, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बस आपको बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेवल पर, ठीक है, थोड़ा सा डीप में कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। यहाँ पर जरा समझिएगा, जब हम इस एयर को इनहेल करते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती आपके अंदर लंग्स में, इसके साथ दूसरी भी गैसेस जाती हैं, लेकिन हम मेनली ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब ये जो एयर है ना, ये जो ऑक्सीजन है, जब आपकी बॉडी के इनसाइड जाती है तो इसे कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। ओके, अच्छा, इंस्पायरेशन को ही कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। वाइल जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपायरेशन। ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन को ही दूसरा नाम क्या है? एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। हाँ सर, इसमें नई बात क्या आपने बता दी, सुनिएगा जरा। बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा फील्ड है बच्चों, मैं आपको बता दूं, हर एक का ही बहुत सारे नाम हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। अच्छा, सार्कोमियर की है तो क्या बोलेंगे इसे? सार्कोलेमा, ठीक है। डिफरेंट नाम हो जाते हैं इनके। आपने देखा होगा कि एक ही कोई ऑर्गेनेली है, उसके किसी डिस्कवरी किसी और ने की, नेम किसी और ने दिया, उस पर डिटेल थ्योरी किसी और ने दी। तो बायोलॉजी में ये सारी चीजें चलती रहती है, कंफ्यूजन होता रहता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी में अनदर नेम जरूर याद करिएगा, क्योंकि जो आपको लगता है नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअल में वही पूछा जाएगा,
ठीक है। हाँ, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अनदर नेम जरूर याद रखिएगा। अब जरा समझिएगा, तो यहां पर देखिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको बताता हूं, ट्रिक है। तो इंस्पायरेशन में देखिए इन आ रहा है, यानी इन साइड जाएगी क्या, एयर बॉडी के इन साइड जाएगी, वाइल एक्सपायरेशन में देखिए एक्स आ रहा है, यानी एग्जिट मतलब बाहर जाएगी एयर, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में क्या होती है, एयर इन साइड जाती है बॉडी के, एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर बॉडी के आउट साइड जाती है। बात समझ में आई। अब जरा समझिएगा बच्चों, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चों, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम कलेक्टिवली कहते हैं ब्रीदिंग। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग कहते हैं मतलब सांस लेना। सर आप इसे रेस्पिरेशन क्यों नहीं बोल रहे हो, ब्रीदिंग क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर द टू डिफरेंट प्रोसेस, बट जनरली वी कंसिडर एज द सेम। जी हाँ बच्चों, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होती है पता है, दो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। सर आप ये क्या बोल रहे हो, हमारी तो मतलब बुक में तो यही दिया गया है कि कॉमनली हम इसे ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल कहते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। कैसे अलग हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर जरा समझिएगा आप, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा। सपोज करिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहां से हुई, जिसे आपने एक्सचेंज किया था ऑक्सीजन के साथ। जरा समझिएगा, यहां पर सपोज करिए कि एक एप्पल है आपके पास, खूबसूरत सा एप्पल है। आपने इस एप्पल का छोटा सा पार्ट खाया, ठीक है, आपने इस छोटे से एप्पल के पार्ट को खा लिया। तो एप्पल में क्या था बच्चों बताइए, स्टार्च था, ठीक है, स्टार्च था। अब ये एप्पल जब आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो फिर क्या होगा, इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ये जो स्टार्च होगा छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, आपकी बॉडी की सेल के इनसाइड चला जाएगा बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सपोज करिए एक सेल है, आपकी बॉडी की सेल है ये, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या कर लिया जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस सेल में, ठीक है। ये आपकी बॉडी की सेल है। अब जब ये ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल का साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। कहां पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, क्लास 11th में, याद है क्या? हाँ सर याद तो था, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जरा समझिएगा बच्चों, व्हेन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बीइंग अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल हमारे किसी सेल की साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे कहां आ गया, सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये यहां पर आता है तो फिर होता क्या है, यहां पर आएगा तो क्या करेगा, ये बस बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसका कुछ यूज होगा। क्या यूज होगा जरा समझिएगा। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या होगी, फिर से हमारे नेजल कैविटी के थ्रू आएगी लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर कहां जाएगी, सेल में। कैसे जाएगी उससे हम आगे पढ़ेंगे। जब ये सेल में जाएगी ना, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, इसे तोड़ा जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पढ़ा है कि नहीं? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होगी बच्चों, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होगी। फिर क्या होगी, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये सारी प्रोसेसेस होती है। और याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीसी, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है बच्चों, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। किसका, एटीपी का। और कितने मोल, 38 मोल ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यही क्या होती है हमारी एनर्जी। क्या होती है बच्चों, एनर्जी। और इसी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, और जब भी हमें रनिंग करना होता है, बोलना होता है, सुनना होता है, कुछ भी करना होता है, तो उस वक्त हम इस माइटोकॉन्ड्रिया से इस एनर्जी को लेते हैं। तो बदले में बोलते हैं बड़े प्यार से, ओ भैया पावर हाउस ऑफ द सेल, हमका थोड़ा सा एनर्जी दे दो, तो बदले में वो हमें एनर्जी देता है। अब तो ये तो समझ लिया हमने कि हमने ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया, ग्लाइकोलाइसिस किया, क्रेब्स साइकिल किया, ईटीसी किया, एनर्जी बनाया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई,
जरा समझिएगा, जब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी ये तीनों प्रोसेस हो रही थी, उसी वक्त हमारी सेल जो होती है वो रिलीज करती है इन प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी के थ्रू रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से निकलकर हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर कहां जाता है? लंग्स में चला जाएगा बच्चों। कहां पर चला जाएगा? लंग्स में। और लंग्स इसे क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट कर देगा, बाहर की तरफ भेज देगा। तो ये क्या हो गया? एक्सपायरीज। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है, हम किसी भी फूड को खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उसे सेल में भेजा जाता है। सेल में जब भेजा जाता है तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड होते हैं और उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो एनर्जी बनाई जाती है और उसके साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और उसे यूज करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता तो हम 38 मोल ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो पाता। और ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन भी, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है और उसमें सिर्फ 2 मोल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी बॉडी है भैया, 6 फुट की, सिर्फ 2 मोल एटीपी में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है ना, प्लीज लाइक करो यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखिए रेस्पिरेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है बच्चों। रेस्पिरेशन क्या है? The process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 which is produced by the cell during metabolic activity is called breathing। जी हाँ बच्चों, समझिएगा, वो प्रोसेस जिसमें कि कोई एक पर्सन जो है क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है ना। सपोज करिए यहां पर एक बंटू भैया है हमारे, बंटू भैया को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये है हमारे बंटू भैया। ठीक है, ये है हमारे बंटू भैया। अब जरा समझिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंट से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया और फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया। फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया, एनर्जी बनाया और स्टोर कर लिया अपने बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड। ठीक है, अब इनकी बॉडी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई क्या? इसी को कलेक्टिवली हमने क्या बोला? ब्रीदिंग बोला है। बात समझ में आई क्या? रेस्पिरेशन नहीं बोला अभी तक। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा अगली लाइन को, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा गया है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है? ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। जी हाँ, ब्रीदिंग को ही हम कॉमनली क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग। कैसे? जरा समझिएगा, अगली ही लाइन में मैंने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर और करके मैंने लिखे एक अनदर डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन इज केमिकल कैटाबोलिक ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर के ऊपर से गया ना? हाँ पता है। चलिए आइए एक्सप्लेन करता हूं। रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? देखिए, रेस्पिरेशन इज केमिकल, यानी इसमें बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है। अच्छा, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म, कैटा मींस क्या? कट करना। यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसमें कोई लार्ज वन मॉलिक्यूल्स अगर है, ए बी सी, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो जब इसमें आप कैटाबोलिज्म कराएंगे तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। तो आपने देखा था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, क्या बना था बताइए? पायरुविक एसिड बना था। किसमें? या पायरुवेट जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ना, तो 6 कार्बन कंटेनिंग था। लेकिन पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग होता है? 3 कार्बन कंटेनिंग। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना तुम कंफ्यूज होने लगोगे। बस इतना जानो कि लार्ज वन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे में तोड़ा जाता है। किसमें? रेस्पिरेशन में। खाया था क्या? एप्पल, उसमें क्या था? स्टार्च, उसका डाइजेशन हुआ तो क्या बन गया था? ग्लूकोज। बात समझ में आई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, कैटाबोलिक प्रोसेस है, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं और कैटाबोलिक होती है, यानी लार्ज वन मॉलिक्यूल को सिंपल वन में ब्रेकडाउन किया जाता है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है भैया। ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? ऐड होती है। क्या? ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, पीछे चला गया, यहां पर देखिए, ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है। दैट्स वाई क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। या फिर हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो जाए, या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा है।
कुछ लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स अलग अलग है। भैया मैं आपको बता दूं, ज्यादातर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है बायोलॉजी में, गारंटी के साथ बोलता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन कहां पढ़ते हो? केमिस्ट्री में। यूज कहां हो रहा है? बायोलॉजी में। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? और साथ ही साथ रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोमिस क्या होता है बताइए? एक्सोमिस होता है आउट, आउट। एंड थर्ममिस क्या होता है बच्चों बताइए? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। यानी कि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो टेम्परेचर रिलीज होता है, हीट निकलती है। हम मन में नहीं करेंगे सर, हम रेस्पिरेशन करते हैं, कहां हीट निकलती है? हीट निकलती है क्या? अच्छा सर ये पहले मुझे बताइए, आप कैसे आप बात कर रहे हैं कि थर्मोमिस टेम्परेचर होता है? भैया ये टर्म्स होते हैं, जरा समझिएगा, ये टर्म्स होते हैं और टर्म ही क्या करते हैं? बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। हजारों ऐसे टर्म्स हैं जो बायोलॉजी में भरे पड़े। थर्मामीटर का नाम सुना है? थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्म उसमें है। थर्माकोल का नाम सुना है? हाँ। थर्मस का नाम सुना है? जी हाँ। तो थर्मोमिस क्या होता है? टेम्परेचर, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। कैसे? जरा समझिएगा। एक भंडारा चल रहा है, सपोज करिए कोई शादी है, ठीक है। तो आप अक्सर देखते हैं कि शादियों के सीजन में जो ड्रेसिंग रूम होता है जहां पे लोग तैयार हो रहे होते हैं, एक दो लोग होते हैं, तो उस रूम का टेम्परेचर काफी कम होता है। फिर अचानक देखते हैं अच्छा वो तो सज रहे हैं कब से, भैया थोड़ा मैं चलकर देखूं क्या हो रहा है वहां पर, मैं भी थोड़ा सा अच्छे खासे हेयर वेयर बना लूंगा, हाँ थोड़ा सा डाई वाई कर लूंगा, जो भी करना है, ठीक है। तो फिर क्या होते हैं? देख देख कर लोग आने लगते हैं और उस रूम में नंबर ऑफ पर्सन जब इंक्रीज होने लगते हैं तो उस रूम का टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। फिर जो फैन वगैरह होता है एसी उसी वो काम नहीं आता। फिर पता चले कि जो लोग 2 घंटे से मेकअप कर रहे हैं तो उनका मेकअप पिघल कर नीचे आ रहा, सारी मेहनत बेकार। फिर क्या करते हैं? पंखे के सामने, कूलर के सामने जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। क्या हुआ? जितने लोग इंटर करेंगे ना सबके सब रेस्पिरेशन करेंगे उस रूम में। अब रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो उनकी बॉडी से हीट निकलेगी, ऑटोमेटिक उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इज केमिकल कैटाबोलिक ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके चलिए आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने डिफरेंस हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं। यहां पर देखिए ब्रीदिंग का कॉलम है, यहां पर रेस्पिरेशन का कॉलम है। तो पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है। यहां पर देखिए नंबर 1, इट इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर, ठीक है। हम क्या करते हैं ब्रीदिंग में? हम एक फ्रेश एयर लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं एंड फाउल एयर को रिमूव करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फाउल एयर मतलब क्या? गंदी हवा, ठीक है। वाइल जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो क्या होता है? देखिए इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और जो रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ वाटर का भी प्रोडक्शन होता है। हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को माउथ के थ्रू निकाल देते हैं बाहर, इस वाटर को यूरिन के फॉर्म में निकाल देते हैं और इस एटीपी को यानी एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट ब्रीदिंग का, इट इज द फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस while respiration it is a biochemical process। यानी कि ब्रीदिंग में कोई भी केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है इसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। आपको पता है हेक्सोकाइनेज वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल में आप देखिए कितने आपने एंजाइम यूज किए थे, है ना। नाम भी याद नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 3, नो एनर्जी रिलीज रेदर देन यूज। यहां पर होना चाहिए रेदर देन यूज, ठीक है। यानी कि यहां पर जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है ब्रीदिंग में। लेकिन बच्चों यहां पर देखिएगा जब आप रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? जब आप रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जी हां, एटीपी का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अच्छा यूज भी होता है। आगे देखिए नंबर 4 पॉइंट बच्चों, नंबर 4 क्या है? इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस दैट इज अकर आउटसाइड ऑफ द सेल एंड रेस्पिरेशन इज इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस दैट इज अकर इनसाइड द सेल। याद रखिएगा
जो ब्रीदिंग होती है वो सेल के आउटसाइड होती है। सपोज करिए यहां पर एक सेल है, ठीक है, यहां पर एक सेल है बच्चों, तो जो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो जो ब्रीदिंग होता है ना वो सेल के आउटसाइड होता है, यहां पर ब्रीदिंग होता है, ठीक है ना, ब्रीदिंग यहां पर होता है सेल के आउटसाइड। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रा मींस क्या होता है बच्चों, इनसाइड। इंट्रा मींस क्या होता है, इनसाइड, ठीक है ना, तो इनसाइड द सेल होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर होगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, सेल के इनसाइड, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंट्रासेलुलर, ठीक है। आगे चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, नो एंजाइम आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता। वाइल जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। देखिए, मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यहां पर बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। अच्छा सुनिए जरा बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर नीचे मैंने एक रेस्पिरेशन की केमिकल फॉर्मूला लिखा, एक इक्वेशन लिखी है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज रहता है तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमने जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 6 मोल, एंड 6 मोल क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा, एंड 38 मोल ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, वाटर को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, साथ साथ एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं। आई बात समझ में? जी हाँ सर। भैया अगर इतनी चिल्ला रहा हूँ, इतना मेहनत, देखते हैं क्या होता है आगे, देखिए, ठीक है। चलिए, पता है क्या, मज़ा आ जाता है आपको पढ़ाने में, ठीक है। हाँ, यूट्यूब हालांकि काफ़ी टाइम देना पड़ता है, सेटअप तैयार करना, पीपीटी वगैरह बनाना, बाकी सारी चीज़ें। बाहर कुछ बच्चे होते हैं चिल्लाते रहते हैं, उनकी आवाज़ ना आ जाए, ठीक है। लेकिन जब आपका कमेंट प्यारे प्यारे पढ़ता हूँ ना, मज़ा आ जाता है सच में, कि मेरी वजह से किसी बच्चे का डाउट क्लियर है, बस इतना काफ़ी होता है। आइए ज़रा समझते हैं बच्चों। देखिए, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है बच्चों, एक ऐसी पर्टिकुलर साइट जहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। सपोज करिए कि ये एक साइट है, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर साइट है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर साइड से क्या हो रहा है बच्चों, इधर से ऑक्सीजन इस साइड आ रही है, इधर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी साइड जा रहा है। तो यही वो साइट जो होगी, ठीक है, यही वो मेम्ब्रेन होगी जिसे क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी रेस्पिरेशन जिस सरफेस के थ्रू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, जो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारे लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी ना, है ना। हाँ, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये जरूरी है, इसे याद रखिएगा बच्चों। यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर होने चाहिए, 3 फीचर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, इसके पास बहुत बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए। बड़ा सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए, जरा समझिएगा। सपोज करिए इतना सा एरिया हुआ, छोटा सा एरिया हुआ, ठीक है, इतना बड़ा छोटा सा एरिया हुआ, तो हो सकता है यहां से सिर्फ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर एंटर करे और 1 मोल ऑफ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, यहां से रिलीज हो जाए आउटसाइड में। तो बहुत ज्यादा तो नहीं हो, आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी ना। मैंने बताया आपको, आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अब ये जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, ये जितनी बड़ी सरफेस एरिया होगी बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के इनसाइड आएगा, आपकी बॉडी के इनसाइड आएगा। और जितना भी टॉक्सिसिटी होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगा, उतना ज्यादा आपके बॉडी के आउटसाइड जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में रहा तो सर क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। आपने टीवी सीरियल देखा, टीवी सीरियल खास करके आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह, ठीक है। तो उसमें देखिए जब बहू सास का गला दबाती है, सर आप ये एग्जाम्पल क्यों देते हो, सर ये सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जाम्पल है, हर कोई समझ सकता है, ठीक है ना। तो जब बहू सास का गला दबाती है,
ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रैकिया, इसके हम कहते हैं विंड पाइप। जब हम सांस लेते हैं तो यहीं से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, ठीक है। तो जब इसको कोई क्लोज कर देगा ना, दबा देगा ना, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के इनसाइड नहीं जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, फूड को डाइजेस्ट करेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगी, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, एटीसी होगा, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन जा नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में बढ़ने लगा बच्चों, तो हम सब कॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई बार कि मूवीज वगैरह में कि कोई किसी का गला दबा रहा है, लेकिन वो मरा नहीं, तब तक पुलिस आ गई, सायरन वगैरह बज रहे हैं, छोड़ के भाग गया, तो पता चला कि मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है ना। ऐसे जान बच जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं आपको बताऊंगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे काम करता है, बाकी सारी चीज बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लार्ज सरफेस एरिया क्यों चाहिए। आगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, उसको जरा समझिए। इट शुड बी थिन, हाईली वैस्कुलर एंड परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। पतला होगा तो इजीली ऑक्सीजन आउटसाइड से इनसाइड आ जाएगी। अच्छा, कैसा होना चाहिए, हाईली वैस्कुलर। तो याद रखिएगा बच्चों, कहीं पर भी वैस्कुलर वर्ड यूज होगा ना, तो याद रखिए वो किसके बारे में बात हो रही है, ब्लड के बारे में बात हो रही है। यानी इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के आसपास बहुत सारे ब्लड की वेसल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होना चाहिए, इसके आसपास बहुत सारे ब्लड की वेसल्स होनी चाहिए, कैपिलरीज वगैरह होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन अगर आएगा तो उसे कैच करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या होता है, ब्लड में होता है, क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कैच करता है। आगे आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बस इतना समझिए। अच्छा, थिन होगा तो परमिएबल तो होगा ना, परमिएबल करेगा मतलब अलाउ करेगा कि जा भाई चल जा, कार्बन डाइऑक्साइड तू चल जा, ऑक्सीजन तू इंटर कर ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज इट शुड बी मॉइस्ट, और कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। और मुझे जरूरत है बस आपके सपोर्ट की थोड़ा सा, और मैं चाहता हूं कि आप पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। मैं ये चैप्टर पूरा फिनिश करने वाला हूं आपके लिए, इसके बाद जो आप चैप्टर चाहेंगे उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।